हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला बाय विजय में। जैसा कि थंबनेल के टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे, ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स की है और वीकली करंट अफेयर्स की है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि डेली पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं भी ट्राई किया था, कुछ दिन पढ़ता था, फिर नहीं मन करता था। तो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो डेली नहीं पढ़ पाते हैं, और एक तरह से अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है लोग उठते हैं सुबह सुबह 1.5-2 घंटे का वीडियो लेकर बैठ जाते हैं, उन 10 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बहुत झंडे गाड़ के आए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस दे जितने की उसकी ज़रूरत हो, यही है। तो जानते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए अगर आप डेली 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम की बर्बादी जो 4 क्वेश्चन के लिए आप डेली 2 से 2.5 घंटे देते हैं। तो ये करंट अफेयर्स उनके लिए जो वीक में आप एक बार पढ़िए, एक बार देख लीजिए, पढ़िए क्या, सुन भी सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाएंगे। जो इजी है वो इसी में से आ जाएंगे, जो टफ है वो आप कहीं से ही पढ़ लीजिए, बहुत ही रेयर कैसे तो आएंगे। और जो लोग डेली पढ़ते हैं वो रिविजन पर्पज से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है 8 से 14 दिसंबर के बीच के करंट अफेयर्स। इसमें स्टार्टिंग में बैंकिंग के दिए गए, लेकिन उसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं वो लास्ट तक देखें। बाकी एग्जाम्स वाले जिसमें ये सब नहीं आता है, अधिकतर रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसमें बैंकिंग का इतना नहीं आता है, तो वो लोग जो है जब बैंकिंग के मैं बताऊंगा तब आप लोग वहीं पे स्किप कर सकते हैं, वहीं पे अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग ये थोड़ा गलत अरेंज हो गया है, स्टार्टिंग ही निधन से हो गई है, लेकिन निधन जीवन का एक सत्य है, सबका होना है। तो यहीं से शुरू करते हैं, उल्टा हो गया थोड़ा निधन से। कि मनोहर देवदास जिनका निधन हो गया है वह क्या थे? तो इसका आंसर सामने दिया गया है। वो क्या थे? वो एक कलाकार और लेखक थे। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिखा है कि अपने 30 के दशक में उन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक रोग का पता चला था जो कुल अंधापन का कारण बनता है, और 2020 में उन्हें कला में योगदान के लिए पद्मश्री मिला था। उन्होंने कई किताबें लिखी थी, जैसे अ पोएम टू करेज, मल्टीपल फेसेस ऑफ माई मदुराई, माहे एंड मानो चैलेंजेस ग्रेन एटीसी इत्यादि। तो आप पोएम एक बार देख सकते हैं और किस साल में मिला एक बार पढ़ सकते हैं। रट तो पाएंगे नहीं क्योंकि इतने लोगों को मिलते हैं, हाँ ये पता होना चाहिए कलाकार और लेखक थे, ठीक है। सुलोचना चौहान जिनका निधन हो गया, किस क्षेत्रीय लोक संगीत की अनुभवी गायिका थी? तो ये लावनी की बहुत फेमस गायिका थी। लावनी जो है कहाँ, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 2010 के लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, और उन्हें पद्मश्री 2022 में मिला था। इसी साल मिला है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्हें इन्हीं साल पद्मश्री भी मिला है और इन्हीं साल उनका निधन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रव्रजिका भक्ति प्राण जिनका निधन हो गया वो किस मठ के अध्यक्ष थे? तो ये शारदा मठ के अध्यक्ष थे। मिरोस्लाव हेरमेजेस्की जिनका निधन हो गया है, किस देश के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे? तो पोलैंड के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन हो गया। वो 1978 में यूएसएसआर के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का हिस्सा थे। भ्रष्टाचार के कदाचार और इसके प्रभावों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। मानव अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये मानव अधिकार क्या होते हैं? जो इसमें लिखा है कि जो जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीय राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, मूल संपत्ति, जन्म या स्थिति की परवाह के बिना
एक इंसान के रूप में अधिकार रखता है। ये किसी भेदभाव के जो अधिकार देता है उसका अगर हनन होता है तो उसी को लिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो स्वीडिश इंजीनियर आर्सेनिक और परोपकार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए हर साल किस तारीख को नोबल दिवस मनाया जाता है? तो नोबल दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के दिन मनाया जाता है। और नोबल पुरस्कार किसमें मिलते हैं? भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस में मिलते हैं। 1901 से 10 दिसंबर को दिया जाता है। फिर जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप ये देख लीजिए किस फील्ड में मिलते हैं और ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जीवन और जलवायु दोनों के लिए पहाड़ों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? तो पर्वत 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद करने के लिए भी कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे दिसंबर है फिर 11, जैसे कि दो लोग मिले, हम तुम मिले और चले गए घूमने के, प्लान नहीं बनाते हैं कि यहाँ चलेंगे, तो वहीं प्लान समझ लो 2 लोग मिलके बनाए हैं, एक लोग मिलके, एक तुम और एक हम तो मिलके प्लान बनाए घूमने का, तो 11 दिसंबर हो गया, 1-11 हो गया और उससे घूमने चले गए। और इस बार का थीम का था वीमेन मूव माउंटेन्स। हाँ, तो अब जो हम लोग प्लान बनाए थे उसमें चेंज कर सकते हैं। अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अब हम उसके साथ जाएंगे, अब हम उनके साथ जाएंगे। तो हमारी थीम हो गई वीमेन मूव माउंटेन। ठीक है। फिर विश्व स्तर पर मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण के महत्व को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो क्या था कि 11 दिसंबर को हम और वो कहाँ गए? माउंटेन घूमने। उस दिन माउंटेन डे था, और माउंटेन ढूंढने गए तो थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो इसीलिए स्वास्थ्य कवर करने के लिए स्वास्थ्य कवरेज डे अगले दिन मना लिए 12 दिसंबर को। इस तरह तो विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2022 को किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसमें इन्होंने आंसर में लिख दिया गया कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और इसमें लोगों को पुरस्कार देता है। इस दौरान ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। तो पेरू की पहली महिला और छठी राष्ट्रपति के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? तो डीना बोलुआर्ट। डीना बोलुआर्ट कौन है? पेरू की पहली महिला और छठी राष्ट्र प्रेसिडेंट है, नाम है डीना बोलुआर्ट। ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी के रूप में किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का एमडी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय मूल का नाम बताइए जिसे मार्च 2023 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुष्मिता शुक्ला, इनको इसके लिए नियुक्त किया गया है। कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बॉन्ड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ये हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही। सरकार द्वारा G20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो उसी में B20 की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो है सरकार ने टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को इनको अध्यक्ष बनाया है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो के.वी. शाजी को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी जो चुनाव हुए थे उसमें हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। फिर पूर्व दिग्गज कमलेश मेहता के साथ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेघना अहलावत को इसके लिए चुना गया है।
किसे आधिकारिक तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। ये एक धावक थी। इनके बाद लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र पटेल जो पहले भी थे वो भी फिर से उनको चुना गया है। और ये इसके बारे में देख लीजिए, इन्होंने भाजपा, ये भी अब पूछा था क्वेश्चन कि भाजपा ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटों पर जीत हासिल की है और राज्य में अब तक की सबसे अधिक मतदान संख्या है। तो दीपांकर दत्ता को 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा शपथ दिलाई गई। वह किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है। चेन्नई में आयोजित 1 वर्षीय बैठक में औपचारिक रूप से 1 वर्ष के लिए कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर PC रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और 2023 की दूसरी तिमाही में WHO में शामिल हो गए? तो जो नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जेरेमी फरार को चुना गया है। उन्होंने स्वामीनाथन का स्थान लिया है जो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में थी। पहले कौन थी? स्वामीनाथन, और अब जेरेसी फरार को बनाया गया है। और WHO के DG कौन है? टेड्रोस अदनॉस घेब्रेयेसस। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब जो नेशनल न्यूज है इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे। केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के निशागंधी में शुरू होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण शुरू होगा। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री P विजयन ने किया है और इसकी अध्यक्षता VN वासवन ने की है। और ईरानी निर्देशक महनाज मोहम्मदी जो ईरान में महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ती हैं, स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवार्ड जीता। यह भारत के विशिष्ट फिल्म समारोहों में से एक है जिसकी मेजबानी केरल चलचित्र अकादमी द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है स्पेसिफिक इकोनॉमिकल जोन ने कब तक 100% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो 31 दिसंबर 2023 तक वर्क टू होम की जो अनुमति है वो दे दी गई है। किस आयोग ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की घोषणा की है जिसे 2023-24 शैक्षणिक सत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनाया जाएगा? तो ये कौन करता है? UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन्होंने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री P विजयन ने 10 दिसंबर को किस हवाई अड्डे पर निजी चार्टर्ड उड़ानों के लिए चार्टर्ड गेटवे राष्ट्र को समर्पित किया? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर यह बनाया गया है चार्टर गेटवे। यह सुविधा देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल होगा जो राज्य में पर्यटन के विकास में मदद करेगा और सस्ता भी होगा। दिसंबर 2022 में दक्षिणी प्रायद्वीप से टकराने वाले चक्रवात का क्या नाम है? तो जो चक्रवात है उसका नाम है मंडोस है। और मंडोस नाम किसने दिया ये भी पूछा जाता है। मंडोस नाम संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा सुझाया गया है। संयुक्त राज्य अमीरात ने मंडोस लिया है। फिर 3 हिमालयी औषधीय पौधों की प्रजातियों का नाम बताइए जिन्हें हाल के ही एक आकलन के द्वारा IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल लिस्ट में डाला गया है, लाल सूची में। तो वो कौन कौन सी है? म्यूजोट्रोपिक पेलिटा, प्रेटिलोरिया सिरोसा और ड्रैक्टालोइजा हेटागिरिया। तो नाम देख लीजिए एक बार, खुद पढ़ के देखिए, थोड़ा कठिन है मुझे, और याद मत करिए ऐसे अटपटे नाम है। पेलिटा सिरोसा हेटागिरिया, ये भी याद करेंगे तो चल जाएगा। PM मोदी ने भारत के किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जिसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया? तो गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। कला और संस्कृति रक्षा के लिए संस्कृत मंत्रालय द्वारा
कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कला और संस्कृति की रक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। इसके कहाँ कहाँ पे? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन 8 दिसंबर को पणजी में किया गया? तो जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का 9वां संस्करण का उद्घाटन पणजी में किया गया है। G20 डेवलपिंग वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक 13 दिसंबर 2022 को भारत के किस शहर में भारत की अध्यक्षता के तहत शुरू की गई है? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मुंबई में इसकी बैठक होगी। पर्यटन विभाग गोवा ने किस वेकेशन रिटेल कंपनी के साथ गोवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एयरबीएनबी के साथ हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को किस शहर में आयोजित प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन में भाग लिया है? तो अहमदाबाद में इन्होंने भाग लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वी नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जनजातियों के लिए एक अलग राज्य की मांगों पर विचार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन है? तो ए के मिश्रा इसके अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए कि जो अलग राज्य बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता ए के मिश्रा कर रहे हैं। वो कौन? गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं। भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर आशय की एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड के साथ किया है। किस देश ने 13 दिसंबर 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल की मेजबानी की? तो फ्रांस। तो आप जाने कि यूक्रेन और जो रूस के बीच में वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, उसी के बीच में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, इसकी मेजबान फ्रांस था। फिर महत्वपूर्ण समाचार जो राज्य के हैं, किस राज्य के कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग गठित करने के लिए एक विधेयक की मंजूरी की है? तो असम ने सफाई कर्मचारी के लिए एक विधेयक की मंजूरी की है। किस मंत्रालय ने 10 दिसंबर को वाराणसी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिवर्सल कवरेज डे पर ये आयोजित किया सम्मेलन वाराणसी। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 10 और 11 दिसंबर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेंट आईडी जनरेशन के लिए किस राज्य के शासित प्रदेश को श्रेणी में प्रथम स्थान और परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो पहला उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मिला और दूसरा जम्मू और कश्मीर को मिला है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्वच्छता श्रमिक विकास कार्य योजना शुरू किया है और कुछ श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए हैं? तो तमिलनाडु ने पूरे राज्य में स्वच्छता श्रमिक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया। यह बीज फार्म केरल के किस शहर में है? तो ये अलुवा में है। किस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उसे दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन तमिलनाडु ने शुरू किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने 13 दिसंबर को कर्नाटक के सभी जिलों में कितने नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो वहाँ पे नम्मा क्लिनिक बनाए जाते हैं। तो 114 और नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इनका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को बुजुर्ग देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा, स्वास्थ्य जांच और दवाएं प्रदान करना। और 114 इसमें खोला गए हैं और ये याद रखिए। महत्वपूर्ण समाचार जो वर्ल्ड के हैं इसमें करेंगे। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया है टाइम पत्रिका ने। कारण क्या है? उसने रूसी आक्रमण के खिलाफ एक शक्ति प्रतिरोध किया है। आप देख ही रहे हैं कि इनका जो वॉर चल रहा है इतने टाइम से, तो उसी के लिए इनको
फिर 2022 फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को लिस्ट किया गया है? तो टॉप 100 में 6 भारतीय महिलाओं को है। सबसे ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें पे रही, फिर किरण मजूमदार शाह 77वें 77 पे रही, फाल्गुनी नायर 89 पे हुई, रोशनी नादर 53वें स्थान पर, माधुरी पुरी 54वें स्थान पर और सोमा मंडल 67वें स्थान पर रही। कि वर्ल्ड 2022 के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को रखा गया? 4। तो ये नहीं पूछा जाता, इसमें आप जरूरत नहीं जानने की। फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड कंपनी फैमिली ने टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को हटाकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वह किस कंपनी के सीईओ? तो वो LVMH कंपनी के सीईओ हैं। इस देश ने एक नया धूम्रपान विरोधी कानून पारित किया है जिसने राष्ट्र की भावी पीढ़ी 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुई को तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो न्यूजीलैंड ने कानून लाया कि जो भी 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए वो लोग तंबाकू नहीं खरीद सकते हैं। प्रतिबंध व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए लागू होगा और इसमें बहुत ज़्यादा जो तंबाकू के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं कि 2023 तक 6000 की जो दुकान थे वो घट के 600 कर दी जाएंगे। फिर नेक्स्ट सम्मान और पुरस्कार। इसे 25वें चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पूर्व वीपी जो वकैया नायडू हो उनको सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार को भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है? तो मेघालय में टीबी को समाप्त करने के लिए जो पहल चलाई गई थी जन आंदोलन, उसके लिए सम्मानित किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? के संगमा। और 2022 तक टीबी को जड़ से पूरे देश में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सम्मानित किया गया? तो नवंबर के लिए जॉस बटलर को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, जबकि पाकिस्तान की महिला प्लेयर को सिद्रा अमीन को वुमेन ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। किस एयरलाइन को सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में विशेष प्रदर्शन के लिए GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड 2022 द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिर महिला टेनिस संघ द्वारा 2022 वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया? तो जो पोलैंड की है ईगा, इन्होंने इस बार 2-3 विंबलडन भी जीते हैं, उनके लिए सम्मानित किया गया ईगा स्विएटेक। और टीम ऑफ द ईयर के लिए चेक राज्य को किया गया है। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर ब्राजील की बीट्रीज है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये देख लीजिए कि वुमेन ऑफ द ईयर के लिए किसे? ईगा स्विएटेक है। फिर खेल समाचार। स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य मित्तल 77 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ईडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस टीम से जुड़े थे? तो वो फुटबॉलर थे, उन्होंने बेल्जियम से जुड़े थे और वो बेल्जियम के कप्तान थे अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था। सिडनी मैकलॉगलिन लेरोन के साथ जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में 2022 वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो मोंडा डुप्लांटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वो कौन थी? वो एक धावक थी, महिला धावक थी। बैंकॉक थाईलैंड में पुरुषों के एकल BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 का 8वां खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलमैन, ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने 8वां खिताब जीता है।
ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे द्रुतगामी, वाह क्या हिंदी लिखी, द्रुतगामी मतलब फास्टेस्ट डबल सेंचुरी किसने मारा? तो ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अभी फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारा है। उन्होंने 126 गेंदों में मारा था। इससे पहले क्रिस गेल ने 138 गेंदों में मारा था। बीस नवंबर से 12 दिसंबर तक भोपाल में आयोजित पिस्टल स्पर्धा में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब किसने हासिल किया? तो दिव्या टी एस। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले और 50 विकेट लेने वाले इतिहास में तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो जो रूट तीसरे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 10,000 रन भी बनाए और 50 विकेट भी लिए। लियोन मेसी जिन्होंने कतर फीफा 2022 के बाद अपनी रिटायरमेंट की पुष्टि की है, वह किस देश से संबंधित? तो वो सबको पता है, अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना ने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फिर किताब और लेखक, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक हाल ही में जारी की गई है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मानसी गुलाटी इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मिरेकल्स ऑफ द फेस योगा। अब इसरो ने अपने मानव और कार्गो परिवहन कैप्सूल कार्यक्रम के लिए किस निजी अंतरिक्ष फर्म के साथ समझौता किया? तो व्योम स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे हस्ताक्षर किया। उस जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप का नाम बताया जिसने काफी विलंब के बाद 11 दिसंबर 2022 को दुनिया का पहला कॉमर्शियल चंद्रमा लैंडर हाकुटोर लॉन्च किया है। तो आई स्पेस ने लॉन्च किया है। नासा ओरियन कैप्सूल कितने दिन पूरे कर 11 दिसंबर 2022 को चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आ गया है? तो नासा का ओरियन कैप्सूल 25 दिनों के बाद वापस आ गया है। और इसके बारे में जो डिटेल है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उस भारतीय टीवी अभिनेता का नाम बताइए जिसने पुष्टि की है कि वह डियर मून क्रू में शामिल होगा और 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट में चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेगा। तो देव जोशी, उन्हें टीवी शो बाल वीर में जो थे उन्हीं का नाम है, उन्होंने यह पुष्टि की है। आईएनएस कोची और कावरत्ती के साथ किस भारतीय नौसेना के जहाज ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? तो सुमेधा ने भाग लिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया? तो ये 39वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें भारत के आईएनएस करमुक और के साथ D-58 डोनियर समुद्री गश्त विमान ने भाग लिया। तो ये थे बाकी के करंट अफेयर्स इस वीक के। आरबीआई ने उसके द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए सभी नोटिस टर्म के ट्रेडिंग घंटे को शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ये कब से लागू हुआ है? तो कोविड के जब से था तब ये टाइम को कम कर दिया गया, लेकिन अब उसे वापस बढ़ा दिया गया है। ये 12 दिसंबर 2022 से लागू होगा। अब शाम को 5 बजे बंद होगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा कम टाइम कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड में कितने राशि का निवेश किया गया है? तो इसमें 5,000 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसमें टोटल 15,000 के आसपास 15,530 का निवेश करना है, लेकिन अभी 5,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसका उद्देश्य आप यहाँ से पढ़ सकते क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ $200 मिलियन के करेंसी स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो करेंसी स्वैप जो फ्रेमवर्क है उसके लिए मालदीव के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। चेन्नई मेट्रो रेल के लिए नई लाइन बनाने के लिए एडीबी द्वारा कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया है? तो एडीबी ने कितना 780 मिलियन का ऋण दिया है, जो चेन्नई के मेट्रो को एक्सटेंड करने के लिए, उसकी लाइन बढ़ाने के लिए। के अनुसार दिसंबर 2022 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? तो 5.88% मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। 12 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मापदंडों के उल्लंघन के लिए कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा श्री कन्यका नगरी सहकारी बैंक पर लगाया 4 लाख रुपए का। किस संगठन ने अपने सीमेंट कारोबार को डालमिया सीमेंट लिमिटेड को 5,666 करोड़ रुपए में बेचने के लिए समझौता किया है? तो जेपी ग्रुप ने अपने कारोबार को डालमिया सीमेंट को बेचने का समझौता किया है। किस राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में
अपने बहुसंख्यक हिस्सेदारी के विनिवेश की मंजूरी दी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने नई गारंटेड फॉर्चून प्लान लॉन्च किया है, जो एक गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत योजना है? तो कैनेरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया है। नवंबर 2022 के लिए थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो 5.8 है इस वीक के। तो ये रहे इस वीक के करंट अफेयर्स। कमेंट करके आप बताइए आपको ये कैसा लगा। और ये वीकली करंट अफेयर्स है, तो इसका वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो ये अच्छा है, आप 2 बार भी देख सकते हैं, एक बार में ना समझ में आए। और अगर ये चाहते कि आगे भी आपको ये करंट अफेयर्स मिलते रहें, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े, एग्ज़ाम वाला बाय VJ।